हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हमने बात की थी गुलाम वंश के बारे में। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश अर्थात खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब शासक बनता है। तो वो समय होता है 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमुर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक और प्रथम शासक बनता है। अब हम जानते हैं कि खिलजी कहाँ के थे। सो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। अफ़गानिस्तान का जो हेलमंद नदी वाला क्षेत्र है, हेलमंद नदी के क्षेत्र के जो आसपास के निवासी हैं वो खिलजा कहलाते थे, और वही लोग जो है वो आगे चल के खिलजी कहलाए। ये जो खिलजी वंश था, ये जो खिलजी लोग थे, ये तुर्कों की 64 जातियों में से एक मानते थे खुद को। ठीक है, इसी साथ में हम थोड़ा सा खिलजी वंश के बारे में समझ भी लेते हैं। बहुत अच्छा शासन किया इन्होंने। सिर्फ 30 वर्षों का शासनकाल रहा है खिलजियों का, लेकिन दिल्ली सल्तनत को इन्होंने एक नई ऊंचाइयां दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट कार्य। जैसे बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वो समाप्त कर दिया था किसने? खिलजियों ने। दूसरी बात, जातिवाद, नस्लवाद व तुर्कों के अमीर वर्ग का जो प्रभाव था वो भी समाप्त किया था किन्होंने? खिलजियों ने। इन्होंने उलेमा वर्ग का जो महत्व था उसको नहीं माना, अर्थात उलेमा वर्ग के महत्व को नकार दिया। यहीं पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं वही करूँगा जो राज्य के हित में होगा, मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा जो धर्म के हित में होगा। मैं क्या करूँगा? मैं पहले ही राज्य का हित देखूँगा, धर्म की तो बात की बात है। ठीक है। दूसरी बात, खिलजियों ने ये धारणा भी समाप्त कर दी थी कि केवल अमीर वर्ग ही शासक बन सकता था, बल्कि उन्होंने अधिकारी का जो पद था, जो अधिकारी होते थे सल्तनतकालीन अधिकारियों का जो पद था, वो योग्यता के आधार पर दिया, ना कि जातिगत आधार पर। तो यहीं से नस्लीय भेदभाव भी समाप्त करने की ओर कदम उठाते हैं खिलजी। इन्होंने अपने अधिकारियों में भारतीय हिंदू भी नियुक्त किए थे, तुर्कों को भी शामिल किया था, और ये साबित किया था कि राज्य धर्म की सहायता के बिना भी चलाया जा सकता था। सल्तनत का प्रथम राजवंश था जिसने इस तरह के कृत्य किए थे। किसने? खिलजियों ने। ठीक है, पहली बार दिल्ली सल्तनत के जो साम्राज्य का विस्तार है वो सुदूर दक्षिण भारत में हुआ था अगर किसी के समय में, तो वो खिलजी राजवंश था। ठीक है, और इन्होंने साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में भी बहुत बड़े परिवर्तन किए थे। तो अब हम डिटेल में समझते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक है। कैकोबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी थी, और बाद में इसने कैकोबाद और इसके बेटे कैमुर्स को भी, दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और खिलजी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत पर। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो किलो खरी के महल में, कहीं कहीं आपको कूला गढ़ी भी मिलता है, तो किलो खरी के महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था, और किलो खरी को ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष की आयु में शासक बनता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की आयु में शासक बनता है, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग सुल्तान है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग सुल्तान होता है। जलालुद्दीन कहता है कि ये मतलब जलालुद्दीन की एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना उदारवादी सुल्तान था कि कहता था कि मेरे मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस की बात नहीं है। कौन कहता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता था कि मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस की बात नहीं है। इसके समय में एक विद्रोह हुआ था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए।
मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। ये मलिक छज्जू कौन थे? तो ये बलबन के परिवार के ही थे, जो कि कड़ा मानिकपुर, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे। कौन? मलिक छज्जू। ये कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे। इनका जो विद्रोह है ये 1290 ईस्वी में होता है। लेकिन बाद में फिर जब जलाल को ये पता चला तो जलालुद्दीन ने किसको भेजा था वहाँ पे? अपने भतीजे अलाउद्दीन को भेजा था, और अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया और ला करके जलालुद्दीन के सामने प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, फिर जलालुद्दीन ने हालांकि बाद में मलिक छज्जू को माफ़ कर दिया था, क्योंकि ये उदारवादी सुल्तान था। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अलाउद्दीन को बना दिया था किसने? इसी ने बना दिया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। मलिक छज्जू का जब विद्रोह समाप्त हुआ, इसने अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। मलिक छज्जू कौन था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। तो बाद में अलाउद्दीन को मानिकपुर का सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रांता अब्दुल्ला ने पंजाब पर आक्रमण किया था। ये जो मंगोल आक्रांता अब्दुल्ला था, ये हलाकू का पौत्र था, वो भी मंगोल आक्रांता ही था। तो इसने क्या किया था? पंजाब पर आक्रमण किया था। फिर हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने इसको पराजित कर दिया था और जलालुद्दीन के सामने इसे भी प्रस्तुत किया था, परंतु जलालुद्दीन ने इसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो कहता था कि मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस की बात नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध भी उदारवादी नीति ही अपनाई। इसने चंगेज खान के वंशज उलगू खान के साथ अपनी बेटी का विवाह भी करवाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और फिर हुआ क्या कि बाद में उलगू खान अपने 4000 साथियों के साथ वो भारत आता है और दिल्ली और गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहीं पे ये बस जाता है। कौन? उलगू खान। और भारतीय इस्लाम को उसने कबूला भी बाद में। और ये जो लोग थे 4000 लोग, ये नवीन मुसलमान कहलाए। और वहीं का जो क्षेत्र है, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, वो मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। वो अभी भी यानी कि वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अब्दुल्ला जो है वो पंजाब पर आक्रमण करता था और किया था इसने, और अब्दुल्ला जो है ये मंगोल आक्रांता था। ठीक है, दूसरी बात, झाइन का युद्ध हुआ था इसके समय में। ये फैक्ट शायद आप नहीं जानते होंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज। झाइन का युद्ध जो है ये 1291 ईस्वी में होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और हमीर देव, रणथंभौर के चौहान शासक थे हमीर देव, इन्हीं के बीच में होता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी घेरा डाल देता है कहाँ पे? हमीर देव के जो रणथंभौर का जो किला होता है वहाँ पे ये घेरा डालता है, कुछ समय तक घेरा डाल के रखता है। और फिर हमीर देव ने इसकी वो पिटाई की थी, बहुत गजब तरीके से इसको मारा था, इसको पराजित किया था। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और वही वाली बात, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पराजित होने के बाद ये एक बात कहता है हमीर देव से। जब ये पराजित होता है तो ये कहता है, क्या कहता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि ऐसे 100 दुर्गों की कीमत भी मेरे मुसलमान के सिर के एक बाल से कम है। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में इसका ये कथन है। ये कहता है कि ऐसे 100 दुर्गों की कीमत भी मेरे मुसलमान के एक बाल से कम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका मालवा अभियान। तो कब हुआ था मालवा अभियान? 1294 में होता है मालवा अभियान। और करता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज के समय में। अलाउद्दीन खिलजी इसके अंतर्गत भिलसा पर आक्रमण करता है और धारा नगरी और चंदेरी के हिंदू मंदिर तोड़ता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण देखते हैं। कौन सा? देवगिरी आक्रमण। कब हुआ था देवगिरी आक्रमण?
1294 ईस्वी में होता है इसका देवगिरी आक्रमण। देवगिरी आक्रमण होता है 1294 ईस्वी में। और यहाँ का शासक कौन है? रामचंद्र यादव, ये देवगिरी का शासक होता है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजवंश है ये। और प्रथम शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और ये समय होता है किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं किसको? देवगिरी आक्रमण को, देवगिरी अभियान को। अलाउद्दीन करता है देवगिरी अभियान, और वो भी जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति लिए बिना ही कर देता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी से एक बार पूछता भी नहीं है और ये देवगिरी आक्रमण पर निकल जाता है। ठीक है, वहाँ का शासक कौन होता है? मैंने बताया था आपको, रामचंद्र यादव। और खिलजी जो है ये पहला राजवंश था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तो मैंने बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन ये शासनकाल किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का था। और देवगिरी की अतुल धन संपदा लूट करके अलाउद्दीन कहाँ वापस आ जाता है? कड़ा मानिकपुर आ जाता है और सारी संपत्ति को अपने पास ही रख लेता है। यानी कि जलालुद्दीन को पहुँचाने तो जाता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, फिर होता क्या है कि जलालुद्दीन के जो सहयोगी हैं वो जलालुद्दीन को इस बात की जानकारी देते हैं कि अलाउद्दीन अच्छा व्यक्ति नहीं है, विश्वासघाती है, इसने देवगिरी आक्रमण किया, देवगिरी से इतनी धन संपत्ति लूटी और वो आपको दी भी नहीं, तो आप इसको मरवा दीजिए। इसके सहयोगी जो होते हैं जलालुद्दीन के, वो कहते हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन के बारे में। लेकिन जलालुद्दीन उदार व्यक्ति था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, रख लेने दो। मरवाने जैसी बात उसने सोची नहीं। बाद में फिर अलाउद्दीन क्या करता है? बाद में अलाउद्दीन एक षड्यंत्र रचता है और जलालुद्दीन को कहाँ बुलाता है? मानिकपुर बुलाता है और कहता है कि मेरे चाचा मतलब या मेरे ससुर जी, आप वापस आइए, हमारे यहाँ आइए आप। और चूँकि हम आ नहीं सकते, हमें बहुत शर्म आ रही है क्योंकि हमने गलती बहुत बड़ी कर दी है, तो आप आइए और यहाँ का जो धन संपत्ति जो हमने देवगिरी आक्रमण से लूटी है, आप वो आकर के ले जाइए। तो जलालुद्दीन को फिर ये लगता है कि चलो ठीक है, जाके वैसे मिल भी लेते हैं। इस वजह से जलालुद्दीन मान जाता है और वो निकल पड़ता है कहाँ के लिए? कड़ा मानिकपुर के लिए। लेकिन अलाउद्दीन अच्छा नहीं था इस मामले में। वो क्या करता है? रास्ते में ही इख्तियारुद्दीन हूद, जो कि इसका मित्र होता है अलाउद्दीन खिलजी का, अपने मित्र अपने साथी इख्तियारुद्दीन हूद की सहायता से अपने ही चाचा और वर्तमान सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। कब? 1296 ईस्वी में। ठीक है, और बाद में क्या करता है कि इनका जो बेटा था अरकली खान, जलालुद्दीन का अल्पवयस्क ही था, जलालुद्दीन का पुत्र अरकली खान, और इसके समस्त परिवार को मार डालता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसके? जलालुद्दीन के समस्त परिवार को। और इसकी एक विधवा बेगम थी जिसका नाम था मल्लिकाए जहां। इसने क्या किया? अपने बेटे कद्र खान को रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से उस पे बैठा देती है, गद्दी पे। लेकिन अलाउद्दीन उसको भी छोड़ने वाला कहाँ था? अलाउद्दीन ने उसके उस अल्पवयस्क पुत्र को भी मार डाला और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। ये समय है 1296 ईस्वी का। और यहीं पर बर्नी का एक कथन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बर्नी कहता है कि शहीद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के कटे हुए सिर से अभी रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा अपने सिर पर धारण कर लिया और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। ये किसका कथन है? ये बर्नी का कथन है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु पे कहा था। किसके लिए? अलाउद्दीन के लिए कहा था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, वो भी आप जान लीजिए। और ये क्लास यहीं से फिर एंड कर देंगे। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ईरानी फ़कीर सीदी मौला की हत्या करवाई थी, हाथी के पैरों तले कुचलवाकर। क्योंकि सीदी मौला ने, ईरानी फ़कीर था ये सीदी मौला, ये कई बारी विद्रोह कर चुका था। इस वजह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अब किसी एक को तो मरवाना ही था, तो इसने फिर सीदी मौला की हत्या करवा दी थी, हाथी के पैरों तले कुचलवा कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में ये जानकारी थी हमारी सारी।
अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास हमारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में होगी और वहीं से हम खिलजी वंश को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारी क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।